Very good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc Part 1, Unit 3, Bifilar Oscillations या द्वितंतु निकाय या दोलन जिसे हम कहते हैं. This chapter is under the superposition of simple harmonic motion. So, what is bifilar oscillation? First we see कि बाइफिलर ऑसिलेशंस क्या होता है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रॉड आपको दिखाई दे रही है जो ऑलरेडी जो है किसी दृढ़ आधार से बंधी हुई है ना, और उसके साथ दो धागे लगे हुए हैं, एक ये और एक ये आपको धागे दिखाई दे रहे होंगे, और उसके साथ दूसरी एक रॉड यहाँ पर नीचे की ओर बंधी हुई है. ठीक है, इन धागों की लंबाइयाँ दोनों कैसी है, समान है. तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बीच का पॉइंट, वो आपका होता है ग्रेविटेशनल पॉइंट. दिस मिड पॉइंट इज द ग्रेविटेशनल पॉइंट. गुरुत्वाकर्षण का बिंदु जो होता है वो संतुलन बिंदु भी हम इसे कह सकते हैं. नाउ जब हम इसे डिफ्लेक्ट करते हैं जेड एक्सिस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्ट करके छोड़ते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का ऑसिलेशन करता है. तो इस प्रकार बने हुए निकाय को, और या फिर हम कह सकते हैं दिस सिस्टम इज कॉल्ड द bifilar system, and the oscillations of the rod is called the bifilar oscillation, जिसे हम द्वितंतु निकाय और इसके दोलन को हम कह सकते हैं द्वितंतु दोलन. तो चलिए देखते हैं, इसे और अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपने प्रीवियस स्टडी की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. तो एवरीवन नो अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि क्लास 11th में आपने पेंडुलम का जो मोशन पढ़ा था वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन था, जिसमें कोई भी बॉडी जो होती है वो ऑसिलेटरी मोशन करती है एक स्ट्रेट लाइन में. यानी कि कोई भी जो पिंड होता है वो एक रैखिक गति करता है एक सरल रेखा में, दोलनी गति करता है एक सरल रेखा में, है ना. ये हमने पढ़ा है. सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक भी हमने कुछ पढ़े हैं कि हम जब इसे डिफ्लेक्ट करते हैं एक फोर्स लगाकर, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है उसके डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में, है ना. और जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है जिसके कारण उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ये एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये फोर्स भी एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने पढ़ा है. So we know about this f is directly proportional to x. Here minus x, माइनस जो है वो शो करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी दिशा, जो फोर्स होती है उसकी दिशा के कैसी होती है, अगेंस्ट में होती है. टू रिमूव दिस साइन वी यूज अ कांस्टेंट k, एंड दिस k इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट, या जिसे हम बल नियतांक कहते हैं, और हम पहले भी इसे पढ़ते आए हैं. तो f इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी नो फ्रॉम जनरल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो यहाँ एक्सीलरेशन को हमने d2x by dt2 लिखा है, दैट्स ओके. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड भी हम इक्वल लिख सकते हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट m d2x by dt2 is equal to minus of kx. So after simplification we get this. आप इसे m से डिवाइड कर दीजिए तो k by m यहाँ आ जाएगा आपका, और फिर आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा. और अगर हम इसे कुछ एज्यूम्शंस में लेते हैं, तो दिस k by m is assumed in the form of the omega square. So this differential equation is here, the equation number 3, and this differential equation जो है उसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का अवकल समीकरण, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. Okay, where omega is equal to what we have, what k by m. So आप ये सोच रहे होंगे कि why we discuss about this simple harmonic motion and why we talk about this differential equation, because here we have to prove the oscillation of the bifilar और द्वितंतु का जो दोलन होता है, this is also a simple harmonic motion. So हम यहाँ जो चलेंगे डेरिवेशन के लिए, वहाँ हमें लास्ट में ये प्रूफ करना होगा कि एक जो इक्वेशन हमारे पास लास्ट में निकल के आए बाइफिलर ऑसिलेशंस का, वो इस इक्वेशन से मैच होता हो, जिससे हम ये कह सकें कि उसकी जो मोशन होती है, उसकी जो ऑसिलेशंस होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होते हैं. ओके, क्लियर हुआ? इससे बताने का क्या कारण था? नाउ दिस इज द बाइफिलर ऑसिलेशंस मेन डायग्राम. जैसे आप देख सकते हैं इसे, ये आपका बाइफिलर ऑसिलेशंस का एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, हम इस डायग्राम की
बात करते हैं ये डायग्राम, है ना। तो इस डायग्राम को आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में क्या चीजें हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये रॉड आपकी दो आपको दिख रही है, ये बैलेंस करने के लिए कुछ वेट लगे हुए हैं, ये ग्रेविटी पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जब हम इसे डिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम इसे किसी एंगल से मूव करते हैं, सपोज दिस एंगल इज व्हाट थीटा, तो जो इसके धागे हैं डेफिनेटली उस धागों में भी कोई एंगल जनरेट होता होगा, पहले वो यहाँ होते होंगे, फिर आपके बीडेस पॉइंट पर चले जाते होंगे, और ये एंगल जो है वो हमने एज्यूम किया कितना है, फाई एंगल, करेक्ट है। सो ये एंगल हमारा कौन सा एंगल हुआ, फाई एंगल हुआ। सो अब हम बात करते हैं कि रोप पर जो टी आपका लगता है, दैट मीन्स जो टेंशन फोर्स लगता है भार को उठा के रखने के लिए, रॉड को उठा के रखने के लिए, वो टेंशन फोर्स क्या है या कितना है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टी कॉस फाई, यहाँ टी कॉस फाई, यहाँ टी साइन फाई, यहाँ टी साइन फाई, इन सब की हम बात करेंगे। तो उसके लिए एक फिगर आप मैंने यहाँ से निकाला है जो कि क्यू बी डैश बी का है, क्यू ये बी डैश है सॉरी, और ये आपका क्या है बी, ये बी है, ठीक है। तो क्यू बी डैश बी की हमने बात की है, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ निकाला है, आप ध्यान से देख सकते हैं ऊपर का एंगल जो आपका फाई था वो फाई है, मतलब ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा, यानी कि ये बेस होगा, है ना। सो व्हाट हैपेंड, सो यहाँ से हमको बी बी डैश और जो हमारे पास बी क्यू है, ये आप बी क्यू देख रहे हैं, बी क्यू पर ही हमारा टी लगा है टेंशन फोर्स, वो कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बी क्यू या बी डैश आर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो डेफिनेटली ये बेस है, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो टी कॉस फाई आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर जो टेंशन फोर्स लिखा हुआ है वो टी कॉस फाई है, जो रोप का टेंशन फोर्स है, जो धागे का या रस्सी का जो तनाव बल है वो। देन बीडेस बी जो है वो ये है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर में है, लंब की दिशा में है, इसलिए जो आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन है ना। तो इसके लिए जो हमारा जो कंपोनेंट आया है वो है टी साइन फाई। तो देखिए मैंने इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लगाया है जो उसे ऑसिलेशन को वापस मोड़ता है वो टी साइन फाई है, या मैं इस डायरेक्शन में नहीं लगाऊं तो भी वो टी साइन फाई है, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कैसे हैं, सेम है। नाउ 2t cos phi इक्वल टू वेट ऑफ द रॉड, डेफिनेटली क्योंकि देखिए t cos phi ने इस रॉड के इस पॉइंट को पकड़ा हुआ है, और इधर के t cos phi ने भी इस रॉड के इस पॉइंट को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब रॉड के वेट को इस t cos phi ने पकड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से 2t cos phi इज इक्वल टू द वेट ऑफ द रॉड, दैट मीन्स 2t cos phi इक्वल टू व्हाट mg। और अगर हम बोले कि ये जो एंगल होता है, मूवमेंट होता है, वो बहुत स्मॉल है, तो अगर मैंने फाई को यहाँ पर बहुत स्मॉल लिया या फाई को मैंने जीरो माना, तो उस कंडीशन में आपको मालूम है कि cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अगर मैं टेंशन फोर्स निकालना चाहूँ t, तो वो होगा mg/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ ड्यू टू फोर्स कपल, अब ये फोर्स कपल कहाँ से आ गए, सी दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इसी के कारण तो रोटेशन हो रहा है, इसी के कारण तो ऑसिलेशंस हो रहा है, ओके। तो ड्यू टू दिस फोर्स कपल वी हैव अ टॉर्क, तो वो जो टॉर्क होगा टाउ होगा, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज फोर्स, तो दो कपल के जो फोर्स हमने लिए हैं उसमें कोई एक फोर्स ले लीजिए भाई, तो हमने ले लिया टी साइन फाई। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिस और टू, तो यहाँ तक की डिस्टेंस d है, और इस डिस्टेंस को भी हम d कहते हैं, तो ये पूरी डिस्टेंस जो भी वो कितनी हुई 2d। सपोज कि फाई इज वेरी स्मॉल, अगर फाई स्मॉल है तो साइन फाई दैट मींस इज इक्वल टू फाई, सो वी मे राइट t इनटू साइन फाई के प्लेस पे अप्लाई 2d, करेक्ट, टाउ का फॉर्मूला। सो नाउ वी हैव t की वैल्यू mg/2 हमने अभी यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट की थी, वहां पर 2d, जैसे 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वी गेट mg phi d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। रिमेंबर दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन फर्दर नेक्स्ट स्लाइड, इट इज ओके। नेक्स्ट, नाउ हियर वी हैव अनदर ट्राइंगल इज हियर। आपने देखा कि जो हमारा रॉड था ये कुछ ऐसा रॉड था, और यहाँ पर आपका जी था, ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, ये एंगल आपने मूव किया था, ये थीटा था, और आपने आपने ध्यान दिया होगा यहाँ जो आपका आया था ये बी डेस पॉइंट था, है ना, और ये आपका कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था, जिससे आपका यहाँ पर क्यू आपका यहाँ पर ऊपर था, और कुछ इस प्रकार का हमारा ट्राइंगल बना हुआ था। तो ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं, मैं कलर थोड़ा सा क्लियर करूं, ये पॉइंट बी बी डेस हो गया, और ये जी, इस पॉइंट से जो ट्राइंगल हमारा बना हुआ है, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर आपका लिया।
Okay, this triangle is GB dash B. So now what? Angle equal to arc upon radius. This is arc and this is radius and this is angle. So theta is equal to BB dash by D. Now BB dash equal to what? Theta D. करेक्ट है, थीटा इंटू डी होगा ना। अनदर इज टेन फाई, अगर हमको फाइंड आउट कर, अब यार ये फाई कहाँ से आ गया, हम तो अभी तक थीटा की बात कर रहे थे ना। तो फाई जो हमारा पिछला था, ये डायग्राम देखिए हमने जो निकाल के रखा था, ये एंगल आपका फाई था, ये आपका परपेंडिकुलर था, आपको याद आ रहा होगा पिछली स्लाइड में हमने देखा, ये आपका बेस था। तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है, दैट मीन्स बी बी डेस अपॉन क्यू बी लेना है। तो मैंने ये बी बी डेस अपॉन क्यू बी डेस ले लिया, और यहाँ पर अगर मैं फाई निकालूं तो क्यूबी की जो वैल्यू है, द रोप लेंथ ऑफ द रोप जो है वो हमने लिया है एक्चुअल में एल। तो ये आपका एल यहाँ पर है, तो इसकी एल वैल्यू रखी। यहाँ से भी बी डेस मैंने फाइंड आउट किया, बी बी डेस, जिसकी वैल्यू आई एल फाई ए 4। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में भी हमने बी बी डेस फाइंड आउट किया, इक्वेशन नंबर 4 में भी बी बी डेस फाइंड आउट किया। दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल लिख लेते हैं। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट थीटा इंटू डी इज इक्वल टू वॉट? एल इंटू फाई। So theta into d is equal to L into phi. Now phi, what is phi? So phi is equal to theta d by L. ट्रांसफर हमने किया, this is equation number 5. Now from equation number 2, जो पिछले स्लाइड में था हमारे पास, टाउ की वैल्यू जो हमारे पास आई थी उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो वैल्यू थी ये वाली। तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट? टाउ इज इक्वल टू mg थीटा into d. Now टाउ इज इक्वल टू mg in the place of phi. फाई इक्वल टू थीटा डी बाई एल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से हमने उठा के इसको सीधा यहाँ रखा है ना। तो यहाँ पर एम जी थीटा डी 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 स्क्वायर थीटा बाई एल, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू दिस पॉइंट हियर, वी नो फ्रॉम द लीनियर मोशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बट इन रोटेशनल मोशन कि जब हम घूर्णी गति की बात करते हैं तो बल की जगह बलाघूर्ण आता है, और बलाघूर्ण का जो सूत्र हमने घूर्णी गति में पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एक रिलेशन जो पढ़ा था, अल्फा इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, बट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो है ये d2 थीटा बाय dt2। सो टाउ इज इक्वल टू आई d2 थीटा बाय dt2। नाउ व्हाट हैपेंड? नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and 7, from 6 and 7 what we have? From 6 and 7 we have tau, both are in the tau, so right hand side of the tau is equal to right hand side of the tau। इक्वेशन नंबर 7 का ये हमने tau की वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन नंबर 6 की tau की वैल्यू हमने पुट की। नाउ आई को हम ट्रांसफर कर देंगे, जिससे हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो d2 थीटा बाय dt2 इक्वल टू mg d स्क्वायर थीटा बाय l इंटू आई, ये पूरी वैल्यू, जिसको हमने क्या एज्यूम किया है? ओमेगा स्क्वायर एज्यूम किया है, करेक्ट। सो दिस इक्वेशन, व्हाट इज दिस? This equation is exact to same to the equation of simple harmonic motion differential equation. That means we can say the bipolar oscillation is simple harmonic motion, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो समीकरण हमको मिला वो simple harmonic motion का ही समीकरण है, differential equation, correct? Now we know in simple harmonic motion what we have to determine. We have to determine the time period, we have to determine the frequency. So let's go for frequency because we have omega. So omega is equal to angular frequency. तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं भाई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट में ये आएगी, करेक्ट। नाउ अगर हम चाहते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी में चेंज करें तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू डी इंटू रूट ऑफ एम जी अपॉन एल आई, करेक्ट। नाउ न्यू इज इक्वल टू व्हाट? 2 pi is transfer, we get this equation, same, nothing very different. Now we have frequency, we can easily find out the time period। अब हम टाइम पीरियड तो आसानी से ही निकाल सकते हैं, है ना। तो हम टाइम पीरियड निकालते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए, देख लीजिए 2 पाई बाई डी हमने कर दिया उल्टा, एल आई बाई एम जी कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। नाउ व्हाट? नाउ if I is equal to the रेडियस ऑफ गेरेजन, दैट मीन्स के को अगर हमने घूर्णन त्रिज्या ले लिया तो आई का फॉर्मूला एम के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जनरल आपने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, आर के प्लेस पे हमने घूर्णन त्रिज्या ही मान लिया, तो उस कंडीशन में एम के स्क्वायर, देन एम एम कैंसिल होगा, के स्क्वायर आपका बाहर आएगा, एल अपॉन जी। दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड। सो वी हैव टाइम पीरियड, वी हैव फ्रीक्वेंसी, एंड वी ऑलरेडी प्रूव द ऑसिलेशंस ऑफ द bifilar is simple harmonic motion। so complete आपका यहाँ तक डेरिवेशन आपको बनाना होगा जब भी आपके पास द्वितंतु निकाय के संबंधित प्रश्न आएगा। ओके, आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड टू you are able to understand this topic। thank you very much dear students।